हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ के पार्ट 14 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को डिटेल में। तो इससे पहले मार्केटिंग रिसर्च के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पार्ट 13 में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए अपलोड की है। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो मार्केटिंग रिसर्च को समझने के लिए उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। पर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनको मार्केटिंग रिसर्च के बारे में समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पहले मार्केटिंग रिसर्च को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद उसका डिटेल प्रोसेस समझाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन या फिर एनालिसिस करते हैं मार्केट या फिर मार्केटिंग के बारे में। यहाँ पर जो रिसर्च है वो सिर्फ एक मार्केट की नहीं बल्कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में करते हैं। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो मार्केटिंग रिसर्च एक ऐसी सिस्टमेटिक वे है जिससे हम इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कलेक्शन ऑफ डाटा और उसके बाद वही जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको फर्दर एनालाइज और इंटरप्रेट करता है हमारे अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो उन सभी फैक्टर्स के साथ डील करती है जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग के ऊपर। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो शुरू भी कस्टमर से होती है और एंड भी कस्टमर्स पे ही होती है। यानी कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई एनालाइज करके उनको सेटिस्फाई करना। तो जो भी हमारी मार्केटिंग रिसर्च होती है वो हमेशा रिवॉल्व करती है हमारे कस्टमर्स के अराउंड। मार्केटिंग रिसर्च को समझने के बाद अब हम समझते हैं हमारे मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के बारे में। जो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस होता है वो टोटल 6 पार्ट्स में या फिर 6 स्टेप्स में डिवाइड होता है, जो होते हैं सेटिंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड लास्ट स्टेप होता है फाइनली फॉलो अप। तो अगर हम हमारे मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप सेटिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझते हैं तो किसी भी प्रोसेस को शुरू करने में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स का। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स मीन्स टू नो द एंड, यानी कि हमें अपना उद्देश्य सबसे पहले क्लियर करना होता है कि हम ये जो पर्टिकुलर रिसर्च या फिर एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है उससे हम एट द एंड चाहते क्या है और हमारा मकसद क्या है इस एक्टिविटी को कंडक्ट करने का। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर या फिर मार्केटिंग रिसर्चर होते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं अपनी प्रॉब्लम को केयरफुली कि उन्हें एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जो वो फेस कर रहे हैं और एग्री करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे ताकि वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से सक्सेसफुली रिड्यूस या फिर डिमिनिश कर सकें। तो जो रिसर्चर होता है उसे अपने माइंड में एग्जैक्टली क्लियर करना होता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली नीडेड, यानी कि वो इस एक्टिविटी या फिर मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू एट द एंड अपनी किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो जो मार्केटर्स है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में ला सकते हैं जिनका सॉल्यूशन उन्हें इस रिसर्च के थ्रू चाहिए। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो स्टडी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द फर्म, या फिर वो जो भी प्रोसेसेस फर्म में होते हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व कर सकते हैं ताकि उन्हें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे जो कंपनी है वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। एक बार अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद जो आप अचीव करना चाहते हो अब बारी आती है फाइनली रिसर्च प्लान डेवलप करने की। यहाँ पर
जो भी मार्केटिंग मैनेजर होते हैं या फिर हमारे मार्केटिंग रिसर्चर होते हैं, वो वेरियस ऑल्टरनेटिव प्लान्स डिज़ाइन करते हैं और अपने जो कॉस्ट है उन प्लान की उनको अपने माइंड में रखते हैं फाइनली अप्रूव करने से पहले। और एट द एंड जो भी हमारा प्लान होता है, जो हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगता है और हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल दिखाई देता है, हम उस प्लान को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब भी हम कोई रिसर्च प्लान डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर वेरियस डिसीजंस इंक्लूड होते हैं। अगर हम डिसीजंस की बात करें तो हमारे पास हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस दिए गए हैं जो कि एक रिसर्च प्लान में इंक्लूड करते हैं जब हम हमारा रिसर्च प्लान फ्रेम करते हैं। जैसे कि पहला डिसीज़न होता है डाटा सोर्सेज के बारे में। ये कंसर्न होता है मेकिंग डिसीजन दैट वेदर प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा टू बी यूज्ड और वी नीड टू यूज़ बोथ दी डाटा। यानी कि सबसे पहले जब भी कोई कंपनी किसी चीज़ पे रिसर्च करती है तो उसको रिसर्च करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिस पे वो अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। तो कंपनी के पास उस डाटा को कलेक्ट करने के या फिर उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अगर हम समझते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में, तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि कंपनी खुद मेहनत करके या फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज लगाकर या तो डायरेक्टली जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करती है तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। वही सेकेंडरी डाटा में जो कंपनी होती है वो खुद से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर या फिर सर्च नहीं करती, बल्कि दूसरे रिसर्चर्स के वर्क को ही कंसीडर करती है और उनकी रिपोर्ट्स को यूज़ करती है अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। जो प्राइमरी डाटा होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से कंपनी खुद एक्सट्रैक्ट करती है इसलिए वो ज़्यादा रिलायबल और रेलेवेंट होता है, पर क्योंकि उसके लिए काफ़ी ही वो कॉस्टली पड़ता है क्योंकि कंपनी को अपने खुद के सोर्सेज लगाने पड़ते हैं। वही जो सेकेंडरी डाटा होता है वो काफ़ी चीप होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा, पर यहाँ पर जो रिलायबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर रिलाई करते हो बिना प्रॉपर रिसर्च वर्क के। यहाँ पर कंपनी इन दोनों का जो मिक्स है उसको भी यूज़ कर सकती है अपने डाटा सोर्सेज के लिए। इसके बाद जो सेकंड डिसीज़न होता है जो एक रिसर्च प्लान में इंक्लूड होता है, वो होता है रिसर्च अप्रोचेस के बारे में। यानी कि यहाँ पर कंपनी अगर प्राइमरी डाटा से अपनी डिसीज़न मेकिंग करने के बारे में सोचती है तो उसको ये ध्यान में देना होता है कि वो प्राइमरी डाटा किन किन रिसर्च की अप्रोचेस को यूज़ करके कलेक्ट कर सकती है। यानी कि यहाँ पर वो वेरियस वेरियस ऑब्जर्वेशन रिसर्च कर सकती है, फोकस रिसर्च कर सकती है, सर्वे रिसर्च कर सकती है या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकती है अपने प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा थर्ड डिसीज़न होता है वो होता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स में जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि अगर वो प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना चाहती है तो उसको वो डाटा किस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए। यानी कि उसको एक रिटन क्वेश्चनएयर दे के लोगों से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए या फिर मैकेनिकल टेक्निक्स यूज़ करना, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर्स को या फिर जो भी लोग आप जिनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो उनको रीच करके भी कंपनी जो प्राइमरी डाटा है वो कलेक्ट कर सकती है। इसके बाद फोर्थ डिसीज़न होता है सैम्पलिंग प्लान का। किसी भी मार्केट के हर एक कस्टमर या फिर हर एक पर्सन को रीच आउट करना किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनमें से कुछ कुछ लोगों को आइडेंटिफाई या सेलेक्ट करते हैं एज अ सैम्पल और उनसे अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने का ट्राई करते हैं और एजम्पशन लेते हैं कि जो इनके आइडियाज़ है बाकी लोगों के भी वही होंगे, और जो सैंपल उन्हें इकट्ठा होते हैं उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी डिसीज़न मेकिंग करते हैं। तो जब भी कोई कंपनी सैंपल चूज़ करती है
तो उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग वेरियस चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है, आप किस तरह के लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करना चाहते हो। हाई इनकम ग्रुप्स को, मिडल इनकम ग्रुप्स को या फिर लो इनकम ग्रुप्स को। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सैंपल चूज़ करते हो बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ स्टेप होता है वो होता है कॉन्टैक्ट मेथड्स का। जब आपने अपनी जो डाटा है प्राइमरी सेकेंडरी वो चूज़ कर लिया, उसको कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर लिए, सैंपल चूज़ कर लिए, तो अब बारी आती है फाइनली अपने टारगेट सैंपल्स को रीच आउट करने की। यहाँ पर सैम्पलिंग प्लान फाइनलाइज होने के बाद जो मार्केट रिसर्चर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें उन अपने जो टारगेट सैंपल्स है उनको किस तरह से कांटेक्ट करना है। वो उन्हें मेल करे, मैसेज करे, कॉल करे, क्वेश्चनियर भेजे या फिर पर्सनली उनसे कांटेक्ट करे। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन का। जैसे ही आप अपने टारगेट कस्टमर्स या फिर टारगेट सैंपल्स को रीच करते हो, तो अब बारी आती है उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट या फिर एक्सट्रैक्ट करने की। यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड होने के बाद जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, क्योंकि कभी कभी जो आपके टारगेट कस्टमर्स है, जब आप उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करते हो तो वो वहाँ पर आपको नहीं मिलते, या फिर वो आपके साथ कोऑपरेट करने को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि जो रिस्पॉन्स जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपको दे रहे हैं वो हमेशा ऑनेस्ट ही हो। कई बारी लोग झूठ भी बोलते हैं। जो डाटा कलेक्शन होता है वो किसी भी मार्केटिंग रिसर्च का मोस्ट एक्सपेंसिव फेस होता है। साथ ही ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें कई सारे एरर्स की दिक्कतें भी देखने को मिलती है। मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस में स्टेप 4 होता है एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन का। एक बार जब आपने अपने टारगेट ऑडियंस से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो अब बारी आती है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की। यहाँ पर डाटा कंप्लीटली कलेक्शन के बाद अब हम उसको एनालाइज या फिर प्रोसेस करते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो आपको डाटा प्रोसेस करने में काफ़ी ही मदद देते हैं। आप इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करके अपने जो डाटा है उसको इजीली एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपका टाइम बचाते हैं और एरर की गलतियाँ काफ़ी ही ज़्यादा मिनिमाइज करते हैं। डाटा अपना एनालाइज करने के बाद आप उसको अरेंज करते हो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में और उसको इस तरीके से बताते हो ताकि वो थोड़ा सा कंसाइज या प्रिसाइज लगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट का। एक बार जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसको एनालाइज कर लिया सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप एक रिपोर्ट बनाते हो जो कि हमारे जो रीडर्स है या फिर जिन लोगों ने जो रिसर्चर्स है उनके लिए अंडरस्टैंडेबल और यूज़फुल फॉर्मेट में हो। जो रिपोर्ट हो वो हमेशा रिटन लैंग्वेज में और क्लियर लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, और आपकी जो रिपोर्ट है वो देखने में अट्रैक्टिव हो और पैराग्राफ्स में हो, ना कि डायरेक्टली हो। क्योंकि ये जो कस्टमर्स है उनका इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि उन्हें कन्विंस करती है नेसेसरी एविडेंसेस को प्रेजेंट करने में। जो रिपोर्ट होती है वो प्रिसाइज और कंसाइज होनी चाहिए, जो आपकी स्टडी की फाइंडिंग्स को इंक्लूड करे और टाइमली बेसिस पर होनी चाहिए, ताकि उसका जो पर्पस है वो आपका लॉस ना हो जाए। यानी कि जो रिपोर्ट होती है वो आपको सही समय पर मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारा मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनली फॉलो अप का। यहाँ पर जो मार्केटिंग रिसर्चर्स या फिर मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि जो उनकी रिकमेंडेशंस है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई है या फिर नहीं। यहाँ पर आप जो भी अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करते हो
और फिर उनको अपने सेट स्टैंडर्ड या फिर सेट ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेयर करते हो और चेक करते हो कि आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में कामयाब हुए हो या नहीं। क्योंकि अगर आप अपनी रिकमेंडेशंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं होते, तो आपका इतना ज़्यादा मार्केटिंग रिसर्च करना एक वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपको आपकी जो भी रिपोर्ट होती है वो आपके सेट ऑब्जेक्टिव से इनकंसिस्टेंट दिखाई देती है, तो आप टाइमली बेसिस पर करेक्टिव एक्शन लेते हो और अपने जो भी रिपोर्ट है उसको कंसिस्टेंट लाने की कोशिश करते हो वेरियस पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स के साथ, ताकि जो आपके सेट ऑब्जेक्टिव्स थे वो आप इजीली अचीव कर सको। तो इसी के साथ मार्केटिंग रिसर्च का ये प्रोसेस की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल और अच्छी लगी हो, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।